अंदर हम बात कर रहे थे मृदा के जो गुण होते हैं उनकी बात कर रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की बात कर रहे थे। इसके अंदर दोस्तों हमने सबसे पहले बात की थी अपने मृदा की जो भौतिक प्रॉपर्टीज है उनके बारे में देख रहे थे। और दोस्तों भौतिक प्रॉपर्टीज के अंदर भी हमने सबसे पहले बात की थी मृदा कणाकार की, जिसको सॉइल टेक्सचर के नाम से जानते हैं। पर दोस्तों सॉइल टेक्सचर के अंदर ये देखा था कि मृदा के अंदर जो प्राथमिक कण होते हैं, प्राथमिक कण कौन से होता है? मृदा के अंदर जो बालू कण होता है, सिल्ट कण होता है, क्ले कण होता है, इन तीनों ही कणों को अपन एक साथ किसके नाम जानते हैं? प्राथमिक कणों के नाम जानते हैं। तो दोस्तों मृदा के अंदर जो प्राथमिक कण है ये कितने अनुपात में उपस्थित है, इनके जो अपेक्षित अनुपात है उसको हम किसके नाम जानते हैं? मृदा कणाकार के नाम जानते हैं। और दोस्तों आज अपना जो सेकंड मृदा की जो भौतिक प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो अपना कौन सा आज मृदा संरचना है, सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं कि सॉइल स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बात करें मृदा संरचना की बात करें। देखो इसके अंदर कुछ ना कुछ अपने को इस वर्ड से पता चल रहा है कि हम कहीं ना कहीं मृदा की संरचना की बात करने वाले हैं। ठीक है, किसी न किसी आकृति की बात करने वाले हैं। दोस्तों जब मृदा के अंदर ये मृदा कण उपस्थित होते हैं तो ये कण आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। जिस प्रकार हम बात करें जैसे कि ये मृदा की क्या है, छोटे छोटे कण है, उससे ये कण है ये आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? एक मृदा समुच्चय बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? मृदा समुच्चय। जिस प्रकार से इतने सारे कण है ये आपस में मिलकर क्या बना लिया है? एक पुंज बना लिया है। क्या बना लिया है? पुंज। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? मृदा समुच्चय कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं? मृदा कणपुंज कह सकते हैं, या इंग्लिश में कहे तो हम कह सकते हैं सॉइल एग्रीगेट। तो सबसे पहले क्या होता है कि सॉइल है, इसके जो कण है ये आपस में क्या बनाते हैं? मृदा समुच्चय। और दोस्तों ये बहुत सारे जो मृदा समुच्चय है ये आपस में एक तरीके से व्यवस्थित होकर किसका निर्माण करते हैं? किसी न किसी प्रकार की एक आकृति का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार अपन देखते हैं कि ये बहुत सारे जो मृदा समुच्चय है ये आपस में मिलकर इस आकृति का क्या कर लिया है? निर्माण कर लिया है, या इस संरचना का क्या किया? निर्माण कर लिया है। तो इसको अपन किसके नाम जानते हैं? मृदा संरचना के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी मृदा कण होते हैं ये आपस में मिलकर, ठीक है, क्या बनाते हैं? एक आकृति का निर्माण करते हैं। आकृति कैसी हो सकती है? वर्गाकार हो सकती है, आयताकार हो सकती है, गोलाकार हो सकती है। तो किसी प्रकार की अगर आकृति का निर्माण कर लेते हैं तो उसी को संरचना को अपन मृदा संरचना के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी क्या हो गया कि मृदा के जो कण एक तरीके से कह सकते हैं कि एक तरीके से व्यवस्था हो गई। ठीक है, जैसे हम बात करें मृदा के जो कण है ये ठीक है आपस में मिलकर क्या मृदा समुच्चय, और मृदा समुच्चय देखो इस तरीके से व्यवस्थित हो गए हैं। इनका जो अरेंजमेंट है, इनका अरेंजमेंट किस तरीके से है? इस तरीके से इस प्रकार क्या हो गई है? संरचना बन गई है। तो हम कह सकते हैं तो मृदा के कण है, ठीक है, मृदा कण कौन कौन से होते हैं? प्राप्त कौन से होते हैं? बालू कण हो गए, सिल्ट कण हो गए, या फिर क्ले कण हो गए। इन कणों की एक तरीके से तो व्यवस्था होती है, इसको भी किसके नाम से जानते हैं? मृदा संरचना के नाम से जानते हैं। ये मृदा के अंदर किस तरीके से व्यवस्थित है। ठीक है, इसी को भी किसके नाम जानते हैं? मृदा संरचना नाम से। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि जब हम क्लास रूम के अंदर बैठ रहते हैं तो ये व्यवस्थित तरीके से बैठ रहते हैं। ठीक है, जैसे आगे की बात करें सबसे पहले आगे व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड लगा होता है, यहाँ टीचर खड़े के लिए जगह रहती है थोड़ी बहुत। इसके अलावा बात करें तो क्लास के बीच में आने जाने के लिए भी क्या रहती है? जगह छोटी होती है, बैठते हैं एक तरीके से उन व्यवस्था के अंदर बैठते हैं। ठीक है, दूसरी प्रकार दोस्तों मृदा के अंदर भी क्या होता है कि मृदा के कण है ये आपस में जो व्यवस्थित होते हैं, इनकी जो व्यवस्था होती है उसको किसके नाम जानते हैं? मृदा संरचना के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना सबसे पहले मृदा कण है ये आपस में मिलकर मृदा कणपुंज या मृदा समुच्चय का निर्माण करते हैं। और मृदा समुच्चय एक निश्चित आकृति के अंदर या इनकी जो एक निश्चित सुव्यवस्थित जो इनकी निश्चित सुव्यवस्था होती है उसको इसके नाम जानते हैं? मृदा संरचना के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हम इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि मृदा के प्राथमिक कण जैसे बालू, सिल्ट, क्ले तथा मृदा समुच्चय के व्यवस्था को ही अपन किसके नाम से जानते हैं? मृदा संरचना के नाम से। इंग्लिश में बात करें तो अपन ये कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ सॉइल प्राइमरी पार्टिकल्स एंड देयर एग्रीगेट इज कॉल्ड सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी इनका जो एग्रीगेट है, ठीक है, या जो सॉइल पार्टिकल्स है इनका क्या होता है? जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट को अपन किसके नाम जानते हैं? मृदा संरचना के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करें मृदा का समुच्चय है। ठीक है, जिस प्रकार से मृदा का समुच्चय इंग्लिश के अंदर सॉइल एग्रीगेट के नाम से जानता है। तो दोस्तों मृदा के अंदर एक समुच्चय प्रेजेंट होता है। ये दो प्रकार से हो सकता है, एक तो क्या हो सकता है अपने आप बन सकता है, और एक क्या हो सकता है कृत्रिम रूप से बनता है। ठीक है, तो अपन बात करें जो अपने आप बनते हैं, ठीक है, और जो अपने आप बनते हैं उसके नाम जानते हैं? प्राकृतिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं प्राकृतिक मृदा समुच्चय, मृदा समुच्चय। और एक कौन सा हो जाएगा? कृत्रिम या इसको अपन मैन मेड कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये प्राकृतिक जो मृदा के कण है इनका जो प्राकृतिक मृदा समुच्चय है इसको किसके नाम से जानते हैं?
पेड़ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? PED के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करें मृदा जो कृत्रिम समुच्चय होता है, जो मनुष्य की क्रिया के द्वारा होता है। जिस प्रकार अगर अपन विलेज ऑपरेशन वगैरह करते हैं या खेत के अंदर क्या करते हैं, कुछ सप्लोइंग वगैरह करते हैं, जुताई करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि खेत में जुताई करते समय खेत के अंदर जो बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं, ठीक है, उन ढेलों को किसके नाम से जानते हैं? मृदा के क्या होता है? कृत्रिम मृदा समुच्चय हो जाता है। और इनको अपन क्लोड के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? क्लोड के नाम से जानते हैं, जिसका CLOD क्लोड। ठीक है, और दोस्तों कई बार से बहुत सारे अपन जो मृदा प्राकृतिक समुच्चय की एक साथ बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपन क्या लगा सकते हैं? S भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो मृदा का जो प्राकृतिक समुच्चय है इसको किसके नाम जानते हैं? पेट्स के नाम से जानते हैं। और मृदा का जो कृत्रिम समुच्चय है इसको हम किसके नाम जानते हैं? क्लोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये गुण देखिए आपको दोस्तों मृदा संरचना और मृदा का प्रकार, इसके अंतर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दोनों में अपन मृदा कण की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि जो मृदा कणाकार उसमें क्या करते हैं कि मृदा के जो प्राथमिक कण है, ठीक है, उनके अपेक्षित अनुपात को, किसको? उनके रेशियो की बात कर रहे हैं, अनुपात की बात कर रहे हैं। तो जब अनुपात की बात करते हैं तो मृदा कणाकार की बात करते हैं, और जब मृदा के प्राथमिक कण की व्यवस्था की बात करते हैं, जब व्यवस्थित शब्द आ जाता है, ठीक है, तो उसको किस नाम जानते हैं? मृदा संरचना के नाम से जानते हैं। ठीक है, कि मृदा के अंदर जो मृदा कणपुंज है ये किस तरीके से व्यवस्थित है, इसको हम क्या कहेंगे? मृदा संरचना। तो दोस्तों आपको ये दोनों टॉपिक आपके सॉरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर भी पूछा आता है। ठीक है, ये मृदा का जो प्राकृतिक समुच्चय है या प्राकृतिक कणपुंज है, इसको भी किसके नाम जानते हो? कृत्रिम को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, इंग्लिश से बात करें तो क्या हो जाएगा? एक तो नेचुरल सोइल एग्रीगेट हो जाएगा, तो जो नेचुरल सोइल एग्रीगेट होता है उसको पेट्स के नाम से जानते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें कि सोइल का जो आर्टिफिशियल सोइल एग्रीगेट होता है उसको किसके नाम जानते हैं? क्लोड के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों हम मृदा संरचना के प्रकार की बात करने वाले हैं कि कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले मृदा संरचना के प्रकार की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो दोस्तों मृदा संरचना सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कौन सी संरचना की बात करेंगे? सबसे पहले प्लेटी संरचना की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्लेटी संरचना इंग्लिश में किसके नाम जानते हैं? प्लेटी स्ट्रक्चर या प्लेटी संरचना के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखो इसके नाम से ही उनको कुछ ना कुछ यहाँ से समझ में आया है कि इसके अंदर जो कणपुंज होते हैं, उन्हें भी कणपुंज देखे थे, जो कणों का समुच्चय थे, ये प्लेट की तरह व्यवस्थित होते हैं। किसकी तरह? प्लेट की तरह। प्लेट कैसे होती है? इस तरीके से होती है। ठीक है, तो इस प्लेटी मृदा संरचना के अंदर क्या होता है कि ये कणपुंज है, ये प्लेटी रूप में व्यवस्थित होते हैं। जिस प्रकार अपन डायग्राम बनाए थे, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? इसका डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, प्लेट के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो हम दोस्तों प्लेटी मृदा संरचना है, इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। अब देखो एक दिन मैंने आपको सब पहले बताया था, तो मृदा परिचय दिखा पढ़ रहे थे और आपसे फिट कर रहे हैं। देखो मृदा का जो ये खड़े वाला काट होता है उसको ऊर्ध्वाधर काट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ऊर्ध्वाधर के नाम से। और इस प्रकार का जो काट होता है, इस लाइन को हम किसके नाम जानते हैं? क्षैतिज लाइन के नाम से जानते हैं। तो आप याद में ये वाला लाइन, इसको हम क्या कहते हैं? क्षैतिज कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षैतिज अक्ष। ठीक है, और दोस्तों ये जो खड़ी वाली लाइन होती है इसको हम किसके नाम जानते हैं? ऊर्ध्वाधर अक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम बात करें इस मृदा संरचना की बात करें, प्लेट की बात करें, तो इसके अंदर ये कणपुंज प्लेट्स के रूप में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, और दोस्तों इस प्लेट की बात करें तो इस प्लेट की जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है ये इतनी विकसित है। और दोस्तों अपन क्षैतिज अक्ष की बात करें तो क्षैतिज अक्ष है देखो इतनी ज्यादा विकसित है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो इसकी क्षैतिज अक्ष है ये ज्यादा लंबी है और ऊर्ध्वाधर अक्ष क्या होती है? ये कम यानी कम चौड़ी है। ठीक है, इस प्रकार अपन कह सकते हैं प्लेटी मृदा संरचना वह संरचना होती है जिसके अंदर क्षैतिज अक्ष है ये ऊर्ध्वाधर अक्ष की तुलना में क्या होती है? ज्यादा विकसित होती है। उस मृदा संरचना को हम किसके नाम से जानते हैं? प्लेटी मृदा संरचना के नाम से जानता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं इसके अंदर क्षैतिज अधिक विकसित है। ठीक है, तो वह मृदा संरचना जिसमें क्षैतिज अक्ष अधिक विकसित होती है किसके नाम जानते हैं? प्लेटी मृदा संरचना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें कि जो प्लेटी मृदा संरचना है इसके अंदर जो कणपुंज उपस्थित होता है, इन कणपुंज है इनके आकार के आधार पर, किसके आधार पे? आकार के आधार पे प्लेटी मृदा संरचना को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों बात करें सही कणपुंज हो गए या संरचना होगी, तो दोस्तों अगर इन कणपुंजों का आकार, किसकी बात कर रहे हैं? कणपुंज का आकार है। ठीक है, कणपुंज का आकार
यानी कर्णपुंजों का आकार है ये 2 से 10 mm तक है। कहां से कहां तक है? 2 से 10 mm तक है। तो उसको अपन प्लेटी संरचना के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? प्लेटी संरचना के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इन कर्णपुंजों का आकार है ये कम रह जाता है या छोटा होता है, जैसे 1 से 2 mm तक होता है, तो ऐसी प्लेटी संरचना को अपन किसके नाम से जानते हैं? लेमिनार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लेमिनार सोइल स्ट्रक्चर, या जिसको इंग्लिश के अंदर स्तरीय के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? स्तरीय मृदा संरचना। ठीक है, तो आप याद रखें जो मृदा के जो कर्णपुंज होते हैं के आकार के आधार पे प्लेटी मृदा संरचना, इसको कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। अगर कर्णपुंज का आकार 2 से 10 mm तक है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्लेटी संरचना। और अगर दोस्तों 1 से 2 mm तक है, छोटे कर्णपुंज होते हैं, तो उसको हम किसके नाम जानते हैं? लेमिनार मृदा संरचना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप याद रखना प्लेटी संरचना का ये एक प्रकार है, कौन सा? लेमिनार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपको एग्जाम के अंदर ऐसा पूछ लिया जाए कि प्लेटी मृदा संरचना में कर्णपुंजों का आकार होता है। ठीक है, तो देखो ये भी आपका क्या है? प्लेटी संरचना है, ये भी किसका प्रकार है? प्लेटी संरचना का प्रकार है। तो देखो प्लेटी जो मृदा संरचना है इसके अंदर कर्णपुंजों का आकार है ये 1 से लेकर 10 mm तक होता है। कहां से कहां तक होता है? 1 से 10 mm तक होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आपको इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि लेमिनार मृदा संरचना के अंदर कर्णपुंजों का आकार होता है, तो कहां से कहां तक हो जाएगा? 1 से 2 mm तक। ठीक है, और अगर आपको 1 से 10 तक मिले और प्लेटी के बारे में पूछा जाए तो हमेशा आपको हो सके कहना है 1 से 10 तक कहना है। ठीक है, तो प्लेटी मृदा संरचना इसका जो आकार है वो कितना है? 1 से 10 mm तक होता है। लेकिन दोस्तों आपके क्वेश्चन ये भी दिमाग में आया होगा कि सर यदि हमें ऐसा पूछा जाए कि प्लेटी मृदा संरचना में कर्णपुंजों का आकार होता है, सर उसके अंदर ये वाला ऑप्शन भी हो और ये वाला ऑप्शन भी हो, दोनों ऑप्शन हो, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको 1 से 10 mm वाला ही कहना है। जब भी प्लेटी वर्ड आ जाए और 1 से 10 mm वाला तो आपको कर्णपुंज का आकार दिख जाएगा, आपको हमेशा जी टिक करके आना है। लेकिन अगर दोस्तों आपको लेमिनार अगर आपको पूछा जाए तो आपको कितना कहना है? 1 से 2 mm। लेकिन आपको 1 से 2 mm वाला अगर प्लेटी का पूछा है 1 से जो 10 mm के बारे में आपको ऑप्शन नहीं मिले तो उस कंडीशन में आपको समझ जाना है 1 से 10 mm वाला ही क्या करके दोस्तों आप राइट करके। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेटी मृदा संरचना, हमने देख लिया कि इसके अंदर जो क्षैतिज है ये क्या होती है? ऊर्ध्वाधर की तुलना में ज्यादा विकसित होती है। उस मृदा संरचना क्या कहते हैं? प्लेटी संरचना। इसके अंदर कर्णपुंजों का आकार 1 से 10 mm होता है और कर्णपुंजों की जो आकार है इसके आधार पर जो प्लेटी संरचना है 2 प्रकार की होती है। अगर कर्णपुंजों का आकार 2 से 10 mm तक है तो उसको प्लेटी, और अगर 1 से 2 mm तक है तो उसको हम किसके नाम जानते हैं? लेमिनार मृदा संरचना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें कि प्लेटी जो संरचना है ये कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? तो दोस्तों ये प्लेटी संरचना है ये विजिन सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है, वन वाली भूमियों में प्रेजेंट होती है, या अपन कह सकते हैं आकर्षक भूमि होती है जहां पर अपन फसल उत्पादन नहीं करते हैं। उन क्षेत्रों की जो ऊपरी मृदा होती है, टॉप सॉइल होती है, उसके अंदर कौन सी संरचना देखने को मिलती है? प्लेटी मृदा संरचना देखने को मिलती है। और दोस्तों आप जानते हैं आपने पढ़ा था कि जो मृदा प्रोफाइल है, ठीक है, मृदा है उसका सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा होता है? ए संस्तर होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना कि जो आपने देखा था टॉप मृदा या सरफेस मृदा, या इसको हिंदी में सतह मृदा कह सकते हैं, तो सतह मृदा किसको कहते हैं? ए संस्तर को कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो प्लेटी मृदा संरचना है ये ए संस्तर में देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है? ए संस्तर में देखने को मिलती है। सेकंड बात है कौन सी भूमियों में देखने को मिलती है? आकर्षक भूमियों में, जहां पे कृषि उत्पादन नहीं लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रकार की जो मृदा संरचना पाई जाती है उन मृदाओं के अंदर जल निकास है ये कम होता है, यानी जल निकास है इसकी क्या होती है? समस्या पाई जाती है। ठीक है, और देखो जल निकास समस्या क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर जो कोई कर्णपुंज है ये क्या होता है? ये क्षैतिज रूप से क्या होते हैं? अधिक विकसित होते हैं। और देखो यहाँ पानी है तो पानी है यहाँ से कहाँ नहीं जा पाएगा? नीचे नहीं जा पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि प्लेटी संरचना के अंदर जल निकास या जो वाटर ड्रेनेज है इसकी जो प्रॉब्लम है जो देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास 5 इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं, एक बार वापस रिपीट करना उसके अंदर। अगर आपको ये समझ में आएगा तो सारे पॉइंट अपन आगे वाले जो मृदा संरचना है उसके अंदर लेके चलने वाले हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि मृदा संरचना को परिभाषित करना है, तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी अक्ष में ज्यादा विकसित होती है। तो इसके अंदर देख रहे हैं, देखो ये तो आपकी क्षैतिज ऊर्ध्वाधर इतनी है और आपकी क्षैतिज है ये ज्यादा लंबी है, तो आप कह सकते हो मृदा संरचना जिसमें ऊर्ध्वाधर अक्ष की तुलना में क्षैतिज अक्ष ज्यादा विकसित होती है। सेकंड बात करें कर्णपुंजों का आकार, तो प्लेटी में कितना होता है? 1 से 10 mm होता है। कर्णपुंजों का आकार के आधार पर प्लेटी संरचना कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। अगर
कणपुंजों का आकार छोटा है 1 से 2 mm तक है तो उसको क्या कहेंगे स्तरीय कहेंगे लेमिनार कहेंगे ठीक है दोस्तों आपको लेमिनार ही याद रखना है इंग्लिश के अंदर ठीक है इंग्लिश में ही ये अपन को ऑप्शन मिलता है ठीक है नेक्स्ट अगर बात करें कणपुंजों का आकार 2 से 10 mm तक है या कणपुंज थोड़े से बड़े हैं तो इसको अपन किस नाम जानते हैं प्लेट के नाम से जानते हैं नेक्स्ट बात करें तो प्लेट मृदा संरचना है कौन से संरचना में देखने को मिलती है ए संरचना में और वो भी कौन सी मृदाओं की इस संरचना के अंदर आकर्षक भूमियों की संरचना में नेक्स्ट बात करें कि ये जल निकास है तो प्लेटी मृदा संरचना होती है इसके अंदर क्या होता है कि जल निकास की क्या पाई जाती है समस्या पाई जाती है दोस्तों ये कौन देखा था पहला प्लेटी मृदा संरचना ठीक है और दोस्तों को सेकंड बात करें सेकंड जो मृदा संरचना है उसकी हम बात करेंगे वो है अपने प्रिज्मेटिक मृदा संरचना या इसको कह सकते हैं प्रिज्म लाइक प्रिज्म लाइक यानी प्रिज्म समान कह सकते हैं या इसको अपन प्रिज्मेटिक कह सकते हैं प्रिज्मेटिक मृदा संरचना तो दोस्तों अगर अपन प्रिज्मेटिक मृदा संरचना की बात करें तो दोस्तों प्रिज्मेटिक मृदा संरचना में क्या होता है कि इसके अंदर क्षैतिज अक्ष की तुलना में जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है ये ज्यादा विकसित होती है क्या होती है ज्यादा विकसित होती है तो हम कह सकते हैं वह मृदा संरचना जिस प्रकार अगर मैं आपको सामने यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा आ रहा कि नहीं आ रहा मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ ठीक है हाँ इसको बना देते हैं बनाने की कोशिश की जिससे आप समझ में आ रहा होगा दिखाई भी दे रहा होगा ठीक है प्रिज्म में जो प्रिज्मेटिक मृदा संरचना होती है इसके अंदर दोस्तों क्या होता है इसके अंदर देखो अब देखो ये आपको क्या दिख रहा है एक खंभे की तरह दिखाई दे रहा है एक पिलर की तरह दिखाई दे रहा है ठीक है अब देखो दोस्तों पूरी एक पिलर की बात करें इस पिलर की बात करें तो इसकी तो ये अक्ष तो कौन सी होगी ये क्षैतिज अक्ष होगी कौन सी होगी क्षैतिज और ये खड़ी वाली है ये कौन सी होगी ये ऊर्ध्वाधर अक्ष होगी ये कौन सी होगी ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल अक्ष होगी ये कौन सी होगी हॉरिजॉन्टल होगी ठीक है तो हम कह सकते हैं जो प्रिज्मेटिक मृदा संरचना इसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि वह मृदा संरचना जिसमें क्षैतिज अक्ष की तुलना में ऊर्ध्वाधर अक्ष है ये ज्यादा विकसित होती है उस मृदा संरचना को अपन किसके नाम जानते हैं प्रिज्मेटिक मृदा संरचना के नाम से फर्स्ट क्लियर सेकंड अगर अपन बात करें तो दोस्तों इस जो प्रिज्मेटिक मृदा संरचना है इसके अंदर जो मृदा कणपुंज है या जो पेड्स का आकार है ये 10 से 100 mm तक होता है कितना होता है 10 से 100 mm तक होता है या सेंटीमीटर में बात करें तो 1 से 10 सेंटीमीटर तक होता है ठीक है अपने प्लेटिंग में देखा कणपुंजों का आकार 1 से 10 mm तक होता है लेकिन प्रिज्मेटिक के अंदर जो पेड्स है या मृदा जो कणपुंज है इनका आकार कितना होता है 10 से 100 mm तक होता है ठीक है तो एक तो ये याद रखना सेकंड बात करें कि मृदा के अंदर जो प्रिज्मेटिक मृदा संरचना है इसका जो ये ऊपरी सिरा है ठीक है तो ऊपर की बात करें तो इसके आधार पर जो प्रिज्मेटिक मृदा संरचना है इसको दो भागों में बांटा गया है कितने भागों में बांटा गया है दो भागों में बांटा गया है ठीक है जिस प्रकार हम इसको इसकी बात करें तो इसके अंदर देखो यहाँ पे आपको किनारे दिखाई दे रहे हैं क्या दिखाई दे रहे हैं एज दिखाई दे रहे हैं एक तरीके से किनारे दिखाई दे रहे हैं और सेकंड अपन को यहाँ से लग रहा है कि ये ऊपर के जो ये पिलर है ठीक है ये जो प्रिज्म है ये जो ऊपर का जो सिरा है ये एकदम क्या है प्लेन है ठीक है समतल है या अपन कह सकते हैं प्लेट है तो दोस्तों ये प्रिज्मेटिक मृदा संरचना के अंदर अगर ये जो प्रिज्म है इनके ऊपर का सिरा अगर समतल होता है तो इसको अपन प्रिज्मेटिक संरचना के नाम से जानते हैं किसके नाम जानते हैं प्रिज्मेटिक संरचना के नाम से जानते हैं लेकिन दोस्तों अगर यही क्या होता है कि अपने पास ये जो पिलर है या अपन कह सकते हैं कि मृदा का जो कणपुंज है या प्रिज्म है अगर ये ऊपर से ऊपरी सिरा अगर ये गोलाकार है कैसा है गोलाकार है लेकिन इन्होंने ऊपर से ये राउंड होता है तो इसको अपन किसके नाम जानते हैं कोलुमनार सोइल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं इसके नाम जानते हैं कोलुमनार ठीक है उम्मीद देख सकते हैं आपको इतने एग्जाम के अंदर ऐसा दिया जा सकता है ठीक है सबसे पहले तो इनकी परिभाषा ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आ सकता है कि वह मृदा संरचना जिसमें क्षैतिज अक्ष की तुलना में जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है ये अधिक विकसित होती है कौन सी मृदा संरचना कहलाती है प्रिज्मेटिक मृदा संरचना कहलाती है ठीक है सेकंड क्वेश्चन प्रिज्मेटिक मृदा संरचना के अंदर जो पेड्स है या जो मृदा है कणपुंज इनका आकार कितना होता है
10 से 16 mm तक होता है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि प्रिज्मेटिक मृदा संरचना में जो मृदा कणपुंज है यदि ये ऊपर से गोल है तो ऐसी मृदा संरचना को किसके नाम से जानते हैं? ऐसी मृदा संरचना किसके नाम जानेंगे? कोलमनार मृदा संरचना के नाम से जानते हैं। और अगर ऊपर से समतल है तो इसको किसके नाम जानते हैं? प्रिज्मेटिक मृदा संरचना के नाम से। या दोस्तों सेकंड क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, या अपन किस तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि वह मृदा संरचना जिसमें ऊर्ध्वाधर अक्ष क्षैतिज अक्ष की तुलना में अधिक विकसित होती है तथा इसके अंदर जो पेड्स है उसके ऊपरी सिरे ये समतल होते हैं, ऐसी मृदा संरचना को कौन सी मृदा संरचना कहते हैं? और अगर दोस्तों ऑप्शन के अंदर उनको प्रिज्मेटिक भी मिले और कोलमनार भी मिले, ठीक है, तो उनको देखो सबसे पहले तो उसने क्या कहा कि ऊर्ध्वाधर अधिक विकसित है तो कौन प्रिज्मेटिक पे आ गए। सेकंड उसने क्वेश्चन के अंदर ये भी कह दिया कि इसके अंदर जो संरचना है इसके जो ऊपरी सिरे हैं ये क्या समतल है, तो जिसके अंदर जो ऊपरी सिरे समतल होते हैं उसको किसके नाम जानते हैं? प्रिज्मेटिक मृदा संरचना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट में दोस्तों इसमें से क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों ये जो प्रिज्मेटिक मृदा संरचना है ये सबसे पहले तो अवमृदा में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? अवमृदा में पाई जाती है। अवमृदा इसको कौन सबसॉइल कहते हैं, ठीक है, यानी जो अपनी मृदा है इसकी 15 सेंटीमीटर की जो नीचे की मृदा होती है उसको अपन क्या कहते हैं? अवमृदा के नाम से आपको एक तरीके से कह सकते हैं। 20 सेंटीमीटर में देखने को मिलती है। कौन से सेंटीमीटर में देखने को मिलती है? 20 सेंटीमीटर में। नेक्स्ट अगर जलवायु की बात करें तो ये शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में मिलती है। किसमें मिलती है? शुष्क क्षेत्रों में देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि शुष्क क्षेत्रों की अवमृदा में कौन सी मृदा संरचना देखने को मिलती है? तो दोस्तों जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, एरिड रीजन होते हैं, उसकी अवमृदा के अंदर कौन सी मृदा संरचना पाई जाती है? प्रिज्मेटिक मृदा संरचना ये पाई जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने बात की है प्रिज्मेटिक मृदा संरचना के बारे में। नेक्स्ट में दोस्तों हम आगे बात करें थर्ड की, तो थर्ड अपन बात करने वाले हैं ब्लॉकी मृदा संरचना के बारे में। किस बारे में बात करने वाले हैं? ब्लॉकी मृदा संरचना के बारे में। अब अगर दोस्तों हम ब्लॉकी मृदा संरचना की बात करें, ठीक है, थर्ड हो गया ब्लॉकी, इसको हिंदी में भी ब्लॉकी कहते हैं। और दोस्तों हम ब्लॉकी मृदा संरचना की बात करें तो दोस्तों इस ब्लॉकी मृदा संरचना के अंदर जो मृदा संरचना पाई जाती है इनके अंदर घनाकार व्यवस्था होती है। किस व्यवस्था होती है? घनाकार, क्यूबॉइडल होती है, क्यूब की तरह होती है, घन की तरह होती है, ठीक है। यानी इसके अंदर लंबाई, चौड़ाई प्लस ऊंचाई तीनों की तीनों जो विमाएं होती है वो बराबर होती है। उस मृदा संरचना को अपन किसके नाम से जानते हैं? ब्लॉकी मृदा संरचना के नाम से जानते हैं। इस प्रकार का इसका डायग्राम है, इस प्रकार का इसका क्या बना सकते हैं? डायग्राम, ठीक है। यानी इसके अंदर जो इसकी लंबाई है, चौड़ाई है या ऊंचाई है, तीनों तीनों क्या पाई जाती है? बराबर पाई जाती है। तो ऐसी मृदा संरचना को हम किसके नाम से जानते हैं? ठीक है। अब जैसे कि ये बात होगी, इसकी जैसे ये लंबाई होगी, सॉरी ऊंचाई होगी, ये चौड़ाई होगी, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये तीनों अक्ष जैसे ये वाली होगी, ये वाली होगी और ये तीनों विमाएं इसके अंदर क्या पाई जाती है? बराबर पाई जाती है, ठीक है। यदि हम कह सकते हैं घन के आकार की होती है तो ऐसी मृदा संरचना को हम किसके नाम जानते हैं? ब्लॉकी मृदा संरचना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट में दोस्तों हम बात करें ब्लॉकी मृदा संरचना के अंदर जो कणपुंज पाए जाते हैं, इन कणपुंजों का जो आकार है ये कितना होता है? 5 से 50 mm होता है। कितना होता है? 5 से 50 mm होता है। तो आपको याद रखना है वह मृदा संरचना जिसके अंदर कणपुंजों का आकार 5 से 50 mm तक होता है। कौन सी मृदा संरचना होती है? ब्लॉकी मृदा संरचना होती है, ठीक है। और दोस्तों क्या होता है कि मृदा संरचना है ब्लॉकी, इसके अंदर देखो यहाँ पे क्या है? ये घनाकार होती है तो यहाँ पे किनारे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? किनारे पाए जाते हैं, ठीक है। एक तरीके से कह सकते हैं इसके अंदर कोण पाए जाते हैं। तो अगर दोस्तों अगर घनाकार व्यवस्था के अंदर कोण पाए जाते हैं, ठीक है, या एंगल प्रेजेंट होते हैं जिसको कोणीय मृदा संरचना या इसको एंगुलर सॉइल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है? मृदा अपरदन होता है, सॉइल इरोजन होता है। तो सॉइल इरोजन के कारण जो ये घनाकार व्यवस्था है ये क्या होती है? या ब्लॉकी मृदा संरचना है, इसके लुढ़कने के कारण यहाँ पे इसके जो किनारे हैं ये घस जाते हैं। क्या हो जाता है? घस जाता है, ठीक है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं नेस्ट हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार ये था क्या हो गया? यहाँ से नेस्ट हो गया। इस प्रकार से अगर गोलाकार संरचना परिवर्तित हो जाती है, इसके कोण है थोड़े बहुत नेस्ट हो जाता है, तो इसको किसके नाम जानते हैं? उपकोणीय के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? उपकोणीय के नाम से। इंग्लिश में कहते हैं इसको सब एंगुलर के नाम से जानते हैं। दोस्तों फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आपको इंग्लिश में ही नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो
गोलोकी मृदा संरचना है, इसके अंदर जो कोण उपस्थित होता है या किनारे उपस्थित होते हैं, इसके आधार पर गोलोकी मृदा संरचना है। ये दो प्रकार की होती है। अगर उसके अंदर ये कोण या किनारे स्पष्ट दिखाई देता है तो उसको कोणीय या एंगुलर के नाम से है, और अगर ये जो किनारे अगर ये स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं तो ऐसी संरचना को हम किसके नाम जानते हैं, कोणीय या सब एंगुलर के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेकंड बात करते हैं दोस्तों, गोलोकी जो मृदा संरचना है ये भी 20 सहस्त्र में देखने को मिलती है। मृदा परीक्षण दिखाई इसके कौन से सहस्त्र में देखने को मिलती है, 20 सहस्त्र के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें जो मृदा संरचना की बात करें, जो कोण होती है इसको कोण लास्ट मान सकते हैं। ये कौन सी होती है, ये होती है गोलाकार मृदा संरचना। कौन सी होती है, गोलाकार मृदा संरचना, या इसको इंग्लिश में कहते हैं स्फेरॉइडल सॉइल स्टेट्स। अब दोस्तों अगर हम गोलाकार मृदा संरचना की बात करें तो दोस्तों इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर जो कणपुंज है या पेट्स है ये किस आकार के होने वाले हैं, गोलाकृति होने वाले हैं। किस होने वाले हैं, गोलाकृति होने वाले हैं। ठीक है, और उनका सतह गोलाकृति होंगे, गोलाकार होंगे, तो इसके अंदर जो सारी की सारी विमाएं होती है, ठीक है, वो सारी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो उनके सतह गोलाकार मृदा संरचना के अंदर जो कणपुंज है ये कैसे होते हैं, गोलाकार के होता है। ठीक है, सेकंड बात करें दोस्तों, इस जो गोलाकार मृदा संरचना है इसमें सरंध्रता के आधार पर, किसके आधार पे, सरंध्रता या सरंध्रता को अपने तरीके से कोई स्पेस कर सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो रंध्र पाए जाते हैं इनके आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूं, गोलाकार मृदा संरचना है, इसके अंदर जो कणपुंज उपस्थित होते हैं इनके अंदर जो रंध्र पास होते हैं इनकी उपस्थिति का आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, फर्स्ट अगर हम बात करें, अगर ये इनके अंदर रंध्र पास अगर कम उपस्थित होते हैं, ठीक है, तो उसको अपन किसके नाम से जानते हैं, कणीय के नाम से जानते हैं। कणीय, कण से क्या मिल के आ गया, कणीय। ठीक है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में इसको ग्रेनुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेनुलर। ठीक है, हिंदी में भी लिख रहा हूं कि हिंदी में ये ऐसा ही लिखा आता है, ग्रेनुलर। ठीक है, और अगर दोस्तों अगर इनके अंदर रंध्रपात ज्यादा पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, रंध्रपात ज्यादा होता है, तो ऐसी मृदा संरचना को अपन क्रमबीय मृदा संरचना के नाम से जानते हैं। इसके नाम जानते हैं, क्रमबीय मृदा संरचना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि गोलाकार मृदा संरचना इसमें जो कणपुंज है उसमें जो रंध्रपात उपस्थित होते हैं इसके आधार पर इसको कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। अगर रंध्रपात ज्यादा है तो उसको अपन क्या कहेंगे, क्रमबीय मृदा संरचना के नाम से, और अगर उसका रंध्रपात कम है तो उस गोलाकार मृदा संरचना को अपन ग्रेनुलर मृदा संरचना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर दोस्तों हम कणपुंजों की बात करें तो दोस्तों जो ये गोलाकार मृदा संरचना जो कणीय या जो ग्रेनुलर सॉइल स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो कणपुंजों का आकार 1 से 10 mm तक होता है। कितना होता है, 1 से 10 mm तक। लेकिन दोस्तों जो क्रमबीय मृदा संरचना है इसके अंदर जो कणपुंजों का आकार 1 से 5 mm तक होता है। कितना होता है, 1 से 5 mm तक होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी अपनी गोलाकार मृदा संरचना। तो दोस्तों अपन जहाँ पे कृषि क्रियाएं करते हैं, अपन जहाँ पर अपन फसल उत्पादन लेते हैं तो फसल उत्पादन की जो ऊपरी परत होती है, ठीक है, जिसके अंदर अगर अपन जुताई वगैरह करते हैं, सीड सोइलिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, उस परत के अंदर कौन सी मृदा संरचना पाई जाती है, गोलाकार मृदा संरचना पाई जाती है। तो अपन एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कृषि वाली भूमि, ठीक है, या फसल उत्पादन वाली भूमि है उसकी ऊपरी परत या कह सकते हैं इस संरचना में कौन सी मृदा संरचना पाई जाती है, गोलाकार मृदा संरचना पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हमने ये चारों प्रकार की जो मृदा संरचना थी इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। लेकिन दोस्तों अगर अपन को ये पूछा जाए कि फसल उत्पादन के लिए, किसके लिए, फसल उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मृदा संरचना कौन सी होती है, तो अगर दोस्तों हम फसल उत्पादन की बात करें तो फसल उत्पादन के लिए सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट मृदा संरचना होती है वो कौन सी होती है, गोलाकार होती है। कौन सी होती है, गोलाकार। दोस्तों एग्जाम के अंदर बहुत सारे एग्जाम में कई बार ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, ये आपको याद रखना। उसके अंदर ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरचना फसल उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। एक आपको ऑप्शन मिल गया, मान लो प्लेटी, क्या मिल गया, प्लेटी ऑप्शन मिल गया। सेकंड एक आपको ऑप्शन मिल गया प्रिज्मेटिक, कौन सा गया, प्रिज्मेटिक। एक आपको ऑप्शन मिल गया वहां पे ब्लॉक, ठीक है, और दोस्तों एक आपको ऑप्शन मिल गया है गोलाकार।
ठीक है। तो इस कंडीशन में अपन को कौन सी विज्ञान है, गोलाकार की। गोलाकार मृदा संरचना ये फसल उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कौन सा टिक करके आ जाएंगे, गोलाकार। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए या यही पूछना जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरचना फसल उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त होती है, उसके अंदर पहला ऑप्शन है ये प्लेट है, दूसरा प्रिज्मेटिक है और तीसरा ग्रेनुलर और चौथा कौन सा आ गया, क्रमबद्ध मृदा संरचना आ गया। कौन सा आ गया, क्रमबद्ध, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ जाएगा सर ने पढ़ाया भी था, हमने याद भी किया था और एग्जाम के टाइम में भी याद भी था, लेकिन सर एग्जाम के क्वेश्चन ऐसा आ गया कि फसल उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मृदा संरचना कौन सी होती है और सर 4 ऑप्शन आ गए। लेकिन दोस्तों मैं तो ये याद था कि जो गोलाकार मृदा संरचना फसल उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट होती है, लेकिन सर यहाँ तो गोलाकार है, उसके दोनों प्रकार दोनों के दोनों कहाँ गए, ऑप्शन में आ गए। तो सर आप इस कंडीशन में ग्रेनुलर करें या क्रमबद्ध करें, यहाँ पे हमारी दिक्कत हो गई है। तो दोस्तों अगर गोलाकार में बात करें तो क्रमबद्ध मृदा संरचना फसल उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट होती है। अब देखो ये सबसे अच्छी क्यों होती है, ठीक है। अब दोस्तों अगर बात करें कि ये आपके क्रमबद्ध मृदा संरचना होगी, दूसरी इस प्रकार से मृदा में क्या कहते हैं, क्रमबद्ध मृदा संरचना पाई जाती है। और दोस्तों क्रमबद्ध मृदा संरचना है, इसके अंदर जो संरचना है इसमें जो रंध्र अवकाश है ये ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों बात करें ये क्रमबद्ध मृदा संरचना है। अब अगर दोस्तों क्रमबद्ध मृदा संरचना को ध्यान से देखें तो हम ये देख रहे हैं इसके अंदर है ये छोटे रंध्र अवकाश पाए जाते हैं। कौन से जो रंध्र अवकाश उपस्थित है, छोटे वाले रंध्र अवकाश यहाँ पे उपस्थित है। और दोस्तों अगर इन 3-4 मृदा संरचनाओं के बीच में देखें तो इन मृदा संरचनाओं के बीच में यहाँ पे बड़े रंध्र अवकाश उपस्थित होते हैं। कौन से होते हैं, बड़े रंध्र अवकाश उपस्थित होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर अपनी भूमि के अंदर या खेत के अंदर कौन सी संरचना, क्रमबद्ध मृदा संरचना उपस्थित है, तो उस संरचना के अंदर या उस मृदा में छोटे रंध्र अवकाश भी उपस्थित होते हैं और बड़े रंध्र अवकाश भी क्या होते हैं, उपस्थित होता है। और सर आपने हमें स्टार्टिंग के अंदर जब आपने बताया था कंपोनेंट ऑफ सॉइल, मृदा के अवयव बताया था, उसमें बताया था कि बड़े रंध्र अवकाश में वायु पाई जाती है और छोटे रंध्र अवकाश में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं इस क्रमबद्ध मृदा संरचना में छोटे रंध्र अवकाश में पानी बढ़ जाएगा और बड़े रंध्र अवकाश में वायु का आवागमन होता रहेगा। इसलिए इस मृदा संरचना के अंदर पौधों के लिए पर्याप्त मात्रा में वायु भी मिलती रहती है और पर्याप्त मात्रा में जल भी उपस्थित रहता है। इसलिए ये जो क्रमबद्ध मृदा संरचना है ये फसल उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। दोस्तों भी जो 10 जनवरी 2020 को जो एग्रीकल्चर लेक्चरर का जो एग्जाम था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरचना फसल उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त होती है। उसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 दे रखा था प्लेटी, एक ऑप्शन था कोलुमिनार। कौन सा था, कोलुमिनार था। एक ऑप्शन था इसके अंदर ये इसके अंदर एक ऑप्शन था थर्ड वाला ब्लॉकी और फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर दे रखा था ग्रेनुलर, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर अपन बात करें प्लेटी, सेकंड कोलुमिनार इसको कहते हैं, प्रिज्मेटिव कहते हैं, एक था कौन सा, ब्लॉकी और एक कौन सा था, ग्रेनुलर। यानी इन तीनों नामों में से अपन को एक ही नाम दे रखा था, कौन सा था, ग्रेनुलर। और अगर दोस्तों अगर आपको एग्जाम के अंदर ऐसा पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरचना फसल उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है, ठीक है, उसके अंदर अगर अपन को तीनों ऑप्शन मिल जाए, गोलाकार भी मिल जाए, कणीय भी मिल जाए और क्रमबद्ध भी मिल जाए, उस कंडीशन में भी आपको कौन सा कहते हैं, क्रमबद्ध। यानी जब भी फसल उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मृदा संरचना की बात हो तो जब भी ऑप्शन के अंदर आपको क्रमबद्ध मिल जाए तो सब कुछ भूल के हमको कौन सा ऑप्शन राइट करके आना है, क्रमबद्ध है, इसको क्या करके आना है, राइट करके आना है, ठीक है। सेकंड अगर दोस्तों बात करें तो यही जो अपने एग्जाम था जो 10 जनवरी को हुआ था कि 2020 के अंदर जो लेक्चरर के लिए होता है एग्रीकल्चर लेक्चरर के, उसके अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से उर्वरक के द्वारा मृदा संरचना का सुधार किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रोजन उर्वरक, ऑप्शन नंबर 2 फास्फोरस उर्वरक, ऑप्शन नंबर 3 पोटासियम उर्वरक, ऑप्शन नंबर 4 ग्रीन मैन्योर, ठीक है, हरी खाद, ठीक है। इस कंडीशन में अगर अपन बात करें तो जो मृदा संरचना है इसको जो सुधारने का कार्य करता है ये कौन सा उर्वरक करता है, पोटासियम उर्वरक करता है। तो दोस्तों ये भी आपको गांठ बांध लेनी है कि मृदा संरचना को पोटेशियम उर्वरक होता है, पोटासियम उर्वरक होता है, ये मृदा संरचना को सुधारने का काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये अपने हो गया था मृदा संरचना के बारे में, ठीक है। लेकिन दोस्तों हम बात करें कई बार क्या होता है कि इसके अंदर
कई बार क्या होता है कि ये जो मृदा संरचना होती है इनके अंदर किसी प्रकार की संरचना का निर्माण नहीं होता है। इसका निर्माण नहीं होता है, संरचना का निर्माण जिस प्रकार के दोस्तों बालू मृदा की बात करें, जो सैंडी सोइल होती है इसके अंदर जो बड़े बड़े सोइल के पार्टिकल्स है ये आपस में क्या होता है, आपस में मिलकर किसी प्रकार की संरचना का निर्माण नहीं करते हैं। जिस प्रकार पर बात करें जो बलुई मृदा होती है, बलुई मृदा को हाथ में लेते हैं तो हाथ में लेके देखते हैं तो जैसे जैसे उसको अगर नीचे की तरफ डालता है तो उसमें से एक ही कण है ये बिखर जाते हैं। क्या हो जाता है, बिखर जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों अगर काली मृदा की बात करें, लाल मृदा की बात करें, अगर उस मृदा को हाथ में लेकर अगर नीचे की ओर डाले तो उसमें से एक ही कण अलग नहीं होके जो मृदा के जो कणपुंज जो सारे सारे एक साथ कहां गिरते हैं, नीचे की ओर गिरते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बलुई मृदा की बात करें तो बलुई मृदा के अंदर एक कण है ये क्या पाया जाता है, अलग अलग पाया जाता है, इनके बीच में किसी प्रकार का बंध नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है जिसके अंदर जो कण है ये अलग अलग रहते हैं, इसको अपन किसके नाम से जानते हैं, सिंगल ग्रेन सोइल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। इसके नाम जानते हैं सिंगल ग्रेन सोइल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो मृदा के कण है ये सारे सारे अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो जो सिंगल ग्रेन सोइल स्ट्रक्चर है जनरली अगर हम बात करें तो जो डेजर्ट एरियाज है जो ब्लू मृदा सैंडी सोइल है उसके अंदर सिंगल ग्रेन सोइल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। चारों चार प्रकार की जो मृदा संरचना है ये इन क्षेत्रों के अंदर देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों ये था अपना मृदा संरचना, ठीक है।